नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। तो यहाँ पर ये जो हमारी क्लास है, ये हमारी अरेंजमेंट क्लास है और इसमें हम जो पढ़ रहे हैं अपने उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने यहाँ पर अपनी क्लास में पढ़ा था। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 है। ये लिखे गए हैं हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। तो आपने देखा लास्ट सेशन में हमने इस चैप्टर के जो हरिवंश राय बच्चन जी के जो गीत यहाँ पर है उसको भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था और हमने यहाँ पर उसके जो अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न हैं उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। तो देखिए, एक बार हम इसको आगे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फिर हम जो प्रश्न पाठ्य पुस्तिका से संबंधित प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर बताया, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ढलता है शब्द है, ढलता, ढलना यानी कि समाप्त होना, ठीक है। पथ यानी कि रास्ता, पंथी अर्थात यात्री। तो क्या क्या मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपको सप्रसंग व्याख्या यदि करनी है तो प्रसंग आपको सेम ही लिखना है, लेकिन आपको बस कविता के जो कवि हैं उनको आपने चेंज कर देना है, ठीक है। जो कवि हैं उनको आपने चेंज करना है। जैसे गीत, जो कवि की रचना है उसको आपने चेंज करना है। जैसे आपने लिखना है कि ये एक गीत है और इसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और इसके कवि आपके सेम हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और फिर आपने जो मेन प्रतिपाद्य विषय है उसको आपने समझना है, उसको आपने लिखना है कि यहाँ पर इस गीत में कवि ने एक जीवन की जो एक तरह से कुंठा और प्रेम की जो व्याकुलता है उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया था और इसमें विशेष भी मैंने आपको बताया था कि कवि ने जीवन की क्षण भंगुरता एवं प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है। यानी कि यहाँ पर बताया है कि किस तरह से जीवन जो है वो क्षण भंगुर है। यानी कि अब ये जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये जो शब्द यहाँ पर कहा है, तो ये जीवन की क्षण भंगुरता को बताया है कि किस तरह से जो है जीवन जल्दी जल्दी, टाइम जो है जल्दी जल्दी निकल रहा है, ठीक है ना। एक टाइम होता है, कहते हैं ना कि जीवन जो है वो 4 दिन का है। एक होता है हमारा बचपन, एक होता है हमारा एक तरह से जब हम युवा अवस्था में होते हैं, उसके बाद हमारा होता है प्रौढ़ावस्था, उसके बाद हमारी होती है वृद्धावस्था, ठीक है। तो जीवन को जो है 4 अवस्थाओं में बांटा गया है और ये जो 4 अवस्थाएं हैं इनको 4 दिन कहा गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता है, समय जो है जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। इसीलिए कवि यहाँ पर थोड़ा सा चिंतित है कि हो न जाए पथ में रात कहीं, कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। तो इसीलिए जो दिन का थका हुआ पंछी है वो भी जल्दी जल्दी चलता है। तो जीवन की क्षण भंगुरता एवं प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है। और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा सरल सहज और भावानुकूल है और खड़ी बोली का प्रयोग है, वियोग रस की अनुभूति, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमने क्लियर किया। और उसके बाद देखिए, मैंने प्रश्न आपको दिए थे कि ये प्रश्न आपने करने हैं। हो न जाए पथ में रात कहीं पर पथ की और पथ किसकी ओर संकेत किया गया। तो पथ का अर्थ यहाँ पर जीवन से है, ठीक है ना। जीवन से यहाँ पर पथ का अर्थ है। अब अगला प्रश्न था पथिक के मन में क्या आशंका है। तो पथिक के मन में आशंका है कि कहीं जो है आधे रास्ते में ही अंत ना हो जाए जीवन का, कहीं दिन जो है समाप्त ना हो जाए, इसीलिए वो अपने प्रियजनों के पास जिनसे वो प्रेम करता है उनके पास वो जल्दी जल्दी जाना चाहता है। पथिक के तेज चलने के कारण क्या है। पथिक के तेज चलने का कारण है प्रेम की व्याकुलता, यानी कि वो अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से वो प्रेम करता है और इसीलिए वो उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है।
कवि दिन के बारे में क्या बताता है? तो देखिए कवि दिन के बारे में बताता है कि वो जल्दी जल्दी बीत रहा है, जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है, रात आने को तैयार है। ठीक है, तो ये वैसे तो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने एक्सप्लेन आपको यहाँ पर कर दी है। अगला है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा, जैसे मैंने आपको यहाँ पहले भी क्लियर किया था कि प्रत्याशा यानी कि एक आस में होंगे, एक आशा उन्होंने लगाई है कि किस तरह से जो है वो अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर, उत्साहित होकर, और उसी उत्साह के कारण वो नीड़ों से बाहर जो है झांक रहे हैं, नीड़ों से बाहर उन्होंने गर्दन जो है निकाली हुई है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और जब ये सोचती है एक चिड़िया कि उसके बच्चे इस स्थिति में होंगे, उसका इंतजार कर रहे होंगे और नीड़ों से बाहर को झांक रहे होंगे, तो ये उसके परों में और ज्यादा चंचलता, उसके परों को और ज्यादा चंचल कर देता है, और ज्यादा तीव्रता उसके परों में आ जाती है। ठीक है, तो जैसे प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, पर का अर्थ होता है पंख, चंचलता का अर्थ होता है अस्थिरता। देखिए अस्थिरता यानी कि एक जो वो सामान्य वेग से उड़ रहे हैं, अब वो जो है और भी ज्यादा तीव्रता से उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो सेम चीजें यहाँ पर लिखनी है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ली गई है। इसके रचयिता या इसके कवि जो है, इस गीत के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और इस गीत में कवि ने एकांकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता को वर्णन किया है। क्योंकि किस तरह से एकांकी जीवन में उनका जो एकांकी जीवन है वो कुंठा से भरा हुआ है, उसका वर्णन किया है। और प्रेम जब होता है तो तब कैसी व्याकुलता होती है उसके बारे में बताया है। तो देखिए सबसे मेन चीज जो यहाँ पर है, कवि ने वात्सल्य भाव की व्यग्रता, यानी कि यहाँ पर वात्सल्य रस किसके लिए होता है? वात्सल्य रस तब होता है जब हम किसी बच्चे के, यानी कि बच्चों से रिलेटेड जो हमारा प्रेम होता है, एक तरह से माता पिता का बच्चों के प्रति, चिड़िया का अपने जो छोटे छोटे हैं बच्चे उनके प्रति, तो वात्सल्य रस भाव की व्यग्रता जो सभी प्राणियों में पाई जाती है अपने बच्चों के लिए। ठीक है ना, वो चाहे फिर एक तरह से कोई भी एनिमल हो, कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, उन सभी में वात्सल्य भाव की व्यग्रता पाई जाती है। पक्षियों के द्वारा घोंसले से झांका जाना गति एवं दृश्य बिंब को उपस्थित करता है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जल्दी जल्दी ढलता है मैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न जो कि आपने करने हैं खुद से। बच्चे किसका इंतजार कर रहे होंगे तथा क्यों? बच्चे किसका इंतजार कर रहे होंगे तथा क्यों? चिड़ियों के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है, कि चिड़िया के घोंसले में किस प्रकार का दृश्य है। तो ये तो बिल्कुल जब आप सोचते हैं ना, जब आप आंखें बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, तो आप इमेजिन कर पाएंगे आपकी किस तरह से चिड़िया का घोंसला है और किस तरह से उसमें छोटे छोटे बच्चे जो है वो नीड़ों से बाहर झांक रहे हैं। आपने देखा होगा जो बिल्कुल छोटे से बच्चे होते हैं चिड़िया के, जो उड़ नहीं पाते हैं, जिनके पर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं, जब वो उनकी जो उनके घोंसले में जब आप झांकेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि उनका जो शरीर होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उनकी चोंच काफी बड़ी होती है, और वो इस तरह से मुंह खोल के, बिल्कुल ऊपर की तरफ मुंह खोल के बिल्कुल बैठे हुए होते हैं कि जैसे ही उनकी माँ आएगी उनकी चोंच में दाना डालेगी। तो ये देखिए एक होता है ना कि जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो सारी चीजें आपको चित्रों के माध्यम से दिखाई जाती है। सारी चीजें आपको इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी कैचिंग पावर होती है, यानी कि उस टाइम पे आपको चीजों का ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, तो हर चीज आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाई जाती है, एक दृश्य दिखाया जाता है। और धीरे धीरे यानी कि आपकी जो पढ़ाई होती है वो मूर्त रूप से होती है।
अगर मैं कह रही हूँ चिड़िया का घोंसला, तो मुझे उसकी पिक्चर आपको दिखानी पड़ेगी और आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे उसमें बैठे हुए हैं, किस तरह से वो मुंह निकालकर चोंच खोलकर जो है ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं। तो ये एक अलग से यानी कि मूर्त रूप में। तो जब जैसे जैसे हमारा माइंड डेवलप होता रहता है, दिमाग हमारा बढ़ता रहता है, हम चीजों को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं उनके बारे में, तो उसके बाद फिर हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग यानी कि अमूर्त जो हम कह सकते हैं कि इस तरह की लर्निंग जो है स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे हमने कहा कि किसी दृश्य की, किस दृश्य की कल्पना की गई है, तो यहाँ पर हमने कल्पना की। जब हम एक बार भी, जब हम जैसे ही आंख बंद कर लेते हैं और बिना आंख बंद किए भी यदि हमें चिड़िया के घोंसले के दृश्य के बारे में कहा जाए, तो तुरंत में आ जाता है कि किस तरह एक चिड़िया का घोंसला होता है, किस तरह का, और किस तरह से उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, चिड़ियों के परों में चंचलता आने के कारण क्या है? चिड़ियों के परों में चंचलता आने का यही रीजन है कि उसको जब ये सारी चीजें वो इमेजिन करती है, जब वो सारी चीजें ध्यान करती है कि किस तरह से उसके बच्चे आशा में होंगे, प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से बाहर झांक रहे होंगे, तो ये उसके परों में और ज्यादा चंचलता भर देता है। इस घटना से किस मानव सत्य को दर्शाया गया है? इस घटना से, इस आशा से किस मानव सत्य को दर्शाया गया है? मानव सत्य क्या क्या जो इस चिड़िया के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की गई है? देखिए, जो मनुष्य होता है, जैसे मैंने कहा कि हम जब आपस में, परिवार में जब हम रहते हैं, तो हम किस तरह से रहते हैं कि सबका आपस में प्रेम संबंध होता है, सब आपस में जो है एक रिश्ता, एक संबंध हम जो उससे बंधे रहते हैं। और जब हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, जैसे आप घर से बाहर जाते हैं या थोड़ी देर आप अपने मित्रों के पास चले जाते हैं, आपके मम्मी पापा को चिंता होने लगती है कि हमारा बच्चा अभी तक नहीं आया, कहाँ गया है, क्या कर रहा है। ठीक है, अब कभी मम्मी आपकी घर से बाहर चली जाती हैं, किसी काम से चली जाती हैं, तो थोड़ी देर तो आपको अच्छा लगेगा कि अब तो मम्मी डांटेगी नहीं, हम आराम से बैठेंगे। लेकिन जैसे ही 1-1.5 घंटा आपका बीतता है, वैसे ही आपको पता चलता है कि नहीं, मम्मी जो है वो घर पर रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम बिना मम्मी के हमें बिल्कुल घर में अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी हमें एक तरह से घर अच्छा नहीं लगता कि जब हमारे मम्मी पापा घर पर नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि हमारा जो है उनके साथ एक प्रेम का संबंध है, वही चीजें हमें व्याकुल करती है उनके लिए, वही चीजें उन्हें व्याकुल करती है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें उत्तर लिख सकते हैं काफी अच्छे से, यानी कि वात्सल्य भाव जो है मेन है यहाँ पर। अब देखिए, सबसे जो मेन पॉइंट है, तीसरा काव्यांश जो हमारा है, छोटे छोटे 3 काव्यांश बनाए गए हैं इसमें, तो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आपका एक तरह से कई बार आपका पूरी की पूरी कविता भी आ जाती है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी है, और कई बार आपकी कुछ पंक्तियां केवल आती हैं। तो ध्यान से समझिएगा। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। जैसे मैंने कहा ना, जीवन में भरी हुई कुंठा, एक घुटन जो है उनके जीवन में, अब वो उसे क्लियर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल अर्थात व्याकुल। ठीक है, मैं हूं किसके हित चंचल, हित अर्थात वास्ते, किसके लिए, लिए, मैं हूं किसके हित चंचल, हित अर्थात लिए, मैं किसके लिए चंचल हूं। ठीक है, यह प्रश्न स्थिल, स्थिल अर्थात ढीला, यह प्रश्न स्थिल करता पद को, पद अर्थात पैरों को। वो कहते हैं कि ये जो प्रश्न है, क्योंकि मुझसे मिलने को मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरा इंतजार करने वाला मेरे घर पर कोई नहीं है, तो मैं किसके हित चंचल हूं, मैं किसके लिए एक्साइटेड हूं घर जाने के लिए, कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है घर पर, मैं क्यों एक्साइटेड हूं, मैं क्यों चंचलता दिखाऊं, क्योंकि मेरा इंतजार करता ही कोई नहीं है, वहां पर कोई है ही नहीं मेरा इंतजार करने के लिए। यही प्रश्न
मेरे पद को, मेरे पैरों को जो गति है उसको और भी कम कर देता है, कई बार रोक देता है। मेरे पैरों की गति को और ज्यादा कम कर देता है, कई बार रोक भी देता है और भरता उर में विहलता है। यानी कि मेरे मन में बहुत बेचैनी हो जाती है, मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है, दुखी हो जाता है जब मैं ये सोचता हूं कि मैं क्यों जल्दी दिखाऊं, मुझे किसके लिए जल्दी घर जाना है, कौन मेरा इंतजार घर पर कर रहा है, कौन मेरे लिए व्याकुल हो रहा है। तो ये एक विचार जो आता है मेरे मन में, ये बहुत ज्यादा बेचैनी मेरे अंदर कर देता है। और यह प्रश्न भरता उर में विहलता है। विहलता एक तरह से आतुरता कह सकते हैं इसको, आतुरता का भाव कह सकते हैं, बेचैनी का भाव कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रसंग में आपने सेम चीजें लिखनी है कि भाग 2 संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ली गई है। इस गीत के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस गीत में कवि ने एकांकी जीवन की कुंठा और प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। जब किसी के साथ कोई इंसान नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता, जब व्यक्ति का एकांकी जीवन चल रहा होता है, तो उस टाइम पे उसे कितनी घुटन महसूस होती है, कितनी कुंठा महसूस होती है, कितनी बेचैनी महसूस होती है, उसको उन्होंने यहाँ पर बताया है। और प्रेम की व्याकुलता, कि प्रेम में कितनी व्याकुलता होती है, उसका वर्णन किया है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि संसार में बिल्कुल अकेले हैं और इस कारण उनसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है, और उसकी उत्कंठा से कोई भी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, एक्साइटेड होकर कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। तो वो किसके लिए भले भागकर घर जाए, क्योंकि एक तरह से जब वो घर जाएंगे तो उस टाइम पर वहां पर कोई भी प्रेम तरंग जगाने का कारण वहां पर कोई नहीं है। और जब ये प्रश्न, ये बातें जब उन्हें याद आती हैं, तो उनके पैरों में जो है एक तरह से और ज्यादा उनकी चाल ढीली हो जाती है, कई बार वो रुक भी जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर उनका मन जो है व्याकुल हो जाता है कि दिन दिन ढलते ही जो है रात हो जाएगी, दिन तो जल्दी जल्दी ढल रहा है। रात में एकाकीपन जो है और उनकी प्रिया की वियोग वेदना, उनकी प्रिया की वियोग वेदना जो है वो उन्हें अशांत कर देती है, वो उन्हें बेचैन कर देती है, और उससे उनकी हृदय की पीड़ा और बेचैनी जो है बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अब देखिए विशेष क्या है इसमें, विशेष यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो एकांकी जीवन बताने वाले व्यक्तियों की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया है, सरल सहज और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग किया है, मुझसे मिलने यानी कि म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है, मैं हूं किसके हित चंचल में प्रश्न अलंकार है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कवि के मन में कौन से प्रश्न उठते हैं, कवि के मन में कौन से प्रश्न उठते हैं, ये प्रश्न ही आपके लिए होमवर्क, यानी कि अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न है कि आपको कितना समझ में आया, आपने कितना समझा अपने इस काव्यांश से। तो यहाँ पर क्या है, कवि के मन में कौन से प्रश्न उठते हैं, कवि की व्याकुलता का क्या कारण है, कवि के कदम स्थिर क्यों हो जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं, और मैं हूं किसके हित चंचल का भाव स्पष्ट कीजिए। तो अब तो लगभग जो है पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है, एक एक चीज जो है हमने टॉपिक की क्लियर कर ली है। सबसे पहले हमने चैप्टर वाइज पढ़ा था, भावार्थ क्लियर किया था, उसके बाद सब प्रसंग व्याख्या भी आज हमने यहाँ पर कर दी है, विशेष हमने तब भी क्लियर किया था कि क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, और आज भी हमने यहाँ पर काव्यगत विशेषताएं आपको क्लियर कर दी हैं। अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न इसीलिए आपको होमवर्क में दिए हैं कि जो कुछ भी अभी तक आपने पढ़ा है उनमें से क्या क्या चीजें आपको समझ आई है और क्या क्या चीजें समझ नहीं आई है। तो जो भी चीजें समझ में आई है उसे घर पर जाकर अच्छे से सॉल्व करेंगे, सारे प्रश्नों को, जो समझ नहीं आया है उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। अब हम चलते हैं पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर, यानी कि जो हमारा पाठ के जो प्रश्न है, यानी कि पाठ्य पुस्तक संबंधित जो हमारे प्रश्न है उनको हम यहाँ पर हल करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न भी आपके आते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता एक और जग का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरा कहती है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। एक तो कहती है मैं जग का भार लिए फिरता हूं,
एक कहती है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, ठीक है। एक कहता है कि मैं जग का भार लिए फिरता हूँ, एक कहता है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो इन दो विपरीत से लगते कथनों का क्या आश्रय है, कि दो अलग अलग कथन है, तो इन दोनों का क्या मीनिंग है। अब देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। दोनों अपोजिट फील हो रही है। अब देखिए, जग जीवन का भार लेने से यहाँ पर तात्पर्य है कि वो संसार की जितने भी एक तरह से उनके अपने कर्तव्य हैं, संसार के लिए जितने भी उनके अपने एक तरह से जो उनके अपने काम है, चाहे वो परिवार का भरण पोषण करना हो, चाहे वो समाज के प्रति कर्तव्य हो, परिवार के प्रति कर्तव्य हो, नाते रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य हो, यानी कि कोई भी जो एक सामाजिक जीवन इंसान जब जी रहा होता है, तो सामाजिक जीवन जीते वक्त उसको जिन जिन चीजों का ध्यान रखना होता है, वो कहते हैं वो सारी चीजें मुझे ध्यान है। जब इंसान समाज में रहता है तो वो अपने परिवार, मतलब हर चीज वो उसका हिसाब से होता है, कि वो परिवार में भी हिसाब से चल रहा होता है, समाज के हिसाब से भी चल रहा होता है। यानी कि जो नियम है, जो कर्तव्य है, जो बने हुए नियम है, उनको वो फॉलो करता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक तो मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, इनके एक तो संसारिक जितनी भी सांसारिक जो नियम बने हुए हैं, कर्तव्य जो है, उन सबको मैं लेकर चलता हूँ। और दूसरी पंक्ति में जगजीवन का मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। दूसरा वो कहते हैं कि कर्तव्यों को तो मैं अपने निभाता हूं, लेकिन उसके बाद जो ये दुनिया वाले बातें बनाते हैं, ताने मारते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें करते हैं, कि कभी कभार अपने स्वार्थ में आकर वो दूसरों का अहित कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं स्वार्थ के कारण। तो वो कहते हैं इस तरह की चीजों में मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, यानी कि कौन मुझसे क्या कह रहा है, कौन मुझे क्या बोलेगा, किसने मुझे क्या कहा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह की चीजों पर मैं ध्यान नहीं देता हूं। क्योंकि दुनिया का काम है, संसार का काम है, समाज का काम है बोलना। यदि आप सब लोगों की बातें सुनने लग गए तो शायद आप जी नहीं पाएंगे। एक बार की बात है कि इसी पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, कि एक पिता पुत्र जो थे, वो एक जो है गधे को लेकर जा रहे थे, ठीक है। तो एक गधे को लेकर वो जा रहे थे। तो जब वो गधे को लेकर जा रहे थे, तो फिर उन्होंने, कुछ लोग जब रास्ते में चल रहे थे, तो लोगों ने कहा ये देखो कितने मूर्ख हैं, कि गधे को पैदल चला रहे हैं, अपने आप भी पैदल चल रहे हैं, कि ये नहीं कि इस पे बैठकर ये आगे चल लें, ठीक है ना। तो अब क्या किया, दोनों ने सुना और दोनों ही उस पर बैठ गए। जब दोनों ही उस पर बैठ गए, थोड़ा दूर आगे चले, तो उन्होंने कहा कि देखो किस तरह के मूर्ख लोग हैं, बेचारे गधे पर पूरा वेट डाला हुआ है, दोनों के दोनों उसमें बैठे हुए हैं। तो अब उनके पिता ने कहा कि बेटा तुम बैठ जाओ और मैं चलाता हूं, ठीक है। तो अब जब बेटा उसमें बैठा और पिता गधे को चलाने लगा, तो आगे रास्ते में जाकर लोग बातें करने लगे कि देखो कितना मूर्ख बेटा है, अपने आप गधे पर बैठकर जा रहा है और पिता को पैदल चला रहा है। तो अब बेटे ने कहा कि यहां पर, जब बेटे ने कहा कि पिताजी दुनिया इस तरह की बातें कर रही है कि अब बेटा बैठा हुआ है और पिता पैदल चल रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम बैठ जाओ। तो फिर वो वहां पर उसमें बैठ गए। अब बेटा पैदल चलने लगा। इस तरह से फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा देखो बेटा पैदल चल रहा है और पिता जो है गधे पर बैठा। वो फिर से दोनों जो है गधे पर बैठ गए और चलने लगे। अब देखो उन्होंने क्या कहा, फिर रास्ते में जो लोग जा रहे थे उन्होंने कहा देखो किस तरह के लोग हैं, बेचारा गधा जो है किस तरह से बेचारा बोझ में दबा हुआ है, दो दो लोग उस पर बैठे हुए हैं, इस नन्हे से गधे की भी इनको एक तरह से बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और इसको बेचारे को लेकर जा रहे हैं, दोनों उस पर बैठे हुए हैं इतने बड़े बड़े, और उसकी आफत निकली हुई है। अब दोनों नीचे उतरे और उन्होंने गधे को कंधे पर उठा लिया और वो आगे निकल गए। तो देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता,
कि दुनिया क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, बाकायदा आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए, आपकी मंजिल सही होनी चाहिए, उसके बाद फिर दुनिया कुछ भी करे, कुछ भी कहे, ठीक है ना। जैसे क्या बताया मैंने, तरीका सही होना चाहिए किसी काम को करने का, आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपकी मंजिल सही होनी चाहिए, उसके बाद आपको किसी की परवाह नहीं करनी है, ठीक है ना। तो संसार के लोगों का काम तो है बोलना, कि जितने लोग आपको मिलेंगे, कहते हैं ना जितनी मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, कि जितने लोग बोलेंगे उतना अलग 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 आपको बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप संसार की बहुत ज्यादा नहीं सुन सकते, लेकिन अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, फिर वो परिवार के लिए हो, फिर वो अपने रिश्तेदारों के प्रति हो, फिर वो अपने पड़ोस के प्रति हो, फिर वो अपने समाज के प्रति हो, फिर अपने राज्य के प्रति हो, फिर अपने देश के प्रति हो। हर जगह अपने कर्तव्यों के पालन से पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये दोनों ही यहाँ पर चीजें बताई गई है, कि मैं एक और तो जगजीवन का भार लिए फिरता हूं और दूसरी ओर एक तरह से संसार का ध्यान नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी आपको दिया गया है, तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा हो। देखिए, नादान यानी कि मूर्ख, ठीक है, और ऐसे मूर्ख जो सांसारिक माया जाल में उलझे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दाना है लेकिन नादान बहुत सारे हैं, यानी कि सांसारिकता में बहुत सारे लोग उलझे रहते हैं। तो मनुष्य इस मायाजाल में, देखिए मनुष्य को पता है कि ये जो सांसारिक चीजें हैं, ये जो भौतिकता है, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। किसी के पास किसी का बंगला, किसी की गाड़ी, किसी का घर नहीं जाएगा साथ में, सब यही रह जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी मनुष्य सांसारिकता के चक्कर में फंसा रहता है। संसार एक बहुत बड़ा असत्य है और मनुष्य इसे सत्य मानने की एक तरह से भूल कर देता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है। वो अपने मोक्ष की कल्पना नहीं करता, बल्कि संग्रह वृत्ति की कल्पना करता है, जोड़ने की सोचता है। और अर्थात इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में होते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन नादान ज्यादा होते हैं, ठीक है, जो सब कुछ जानते हुए भी एक तरह से इस माया जाल में, इस मोह में फंसे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं और जग और कहां का नाता। तो यहाँ पर और शब्द की विशेषता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे लगता है परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, भले ही इस तरह से ना आए, लेकिन आपको अलग तरह से इसमें पूछा जा सकता है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं और जग और कहां का नाता, ठीक है। तो यहाँ पर और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। तो जहां पर एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है, लेकिन तीनों बार अलग अलग, हर बार उसका अर्थ अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर यमक अलंकार है। पहले और में कवि ने स्वयं को आम व्यक्तियों से अलग बताया है, कहा मैं और, ठीक है ना, मैं और, यानी कि मैं कुछ और ही हूं इस आम जनता से, और जग, ठीक है, और जग, और ये दूसरा संसार, यानी कि दूसरा और जो है उनके लिए है कि वो कुछ और है, और कहां का नाता, ठीक है। तीसरा जो और है, ठीक है, जैसे मैंने कहा पहले में उन्होंने अपने आप को बताया है, ठीक है, अपने आप को आम व्यक्ति से अलग बताया है। दूसरे और में उन्होंने संसार की विशिष्टता को बताया है कि आप कैसे हैं। तीसरा जो और है, ठीक है, तीसरे और में कवि और संसार में ये बताया है कि उनका आपस में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। और कहां का नाता, जब मैं कुछ और हूं, तुम कुछ और हो, तो हम दोनों में कैसा मेल, हम दोनों में कैसा नाता, और कहां का नाता। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है, यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है। और तीसरे और का प्रयोग संसार और कवि के बीच किसी तरह का संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं,
तो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको जरा सा अच्छे से सॉल्व करें। और उसके बाद आगे जो हमारे प्रश्न हैं बहुत ही इजी है कि जिस बच्चे किस बात में किस आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवर्ती कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो बहुत ज्यादा टफ इसके प्रश्न उत्तर नहीं है, जो कुछ थोड़ा सा समझने योग्य थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है आज यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको कोई भी इस चैप्टर से आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते। आपको कोई भी डाउट होता है आप नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको नोटबुक में करें, नोटबुक में प्रश्न उत्तर करें, कठिन शब्द करें, सप्रसंग व्याख्या करें और एक तरह से काव्यगत विशेषताएं लिखें। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारा सेशन भी यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।